ITR 1 एंड 4 के बाद अब ITR 2 फॉर्म अवेलेबल हो गया है। ये है किन पर्सन्स के लिए? ऐसे पर्सन्स जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है और जो पर्सन ITR 1 को फाइल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जिनका कैपिटल गेन है, चाहे वो शेयर मार्केट का है या किसी और अदर एसेट को सेल करने से, या कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, या फिर किसी की टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। अब 2 हाउस प्रॉपर्टी आप ITR 1 में दिखा सकते हो, पर 2 से भी ज़्यादा आपकी हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको ITR 2 सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ, आपका TDS कटा हुआ है कैश विड्रॉल पर, तो ITR 2 वो पर्सन भर सकते हैं। बेसिकली नोट करिए, जो ITR 1 नहीं भर पा रहे हैं या फिर जिनका कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है। तो आज हम ITR 2 को बहुत ही इजी लैंग्वेज में भरना सीख रहे हैं। चलिए मेरे साथ साथ फाइल करिए अपनी ITR 2। ITR कोई भी फाइल कर रहे हो आपको विजिट करना है यही पोर्टल incometax.gov.in। आप मेरे साथ फाइल करें तो इसीलिए अपने डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर इसे ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके अपने पैन या आधार से लॉगिन करना है। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर का भी टैब है। लॉगिन कर लिया आपने, अब आप आ जाइए ई फाइल में। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ऑप्शन है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न की, पर पहले आपको अपना फॉर्म 26AS और AIS चेक करना है। 15 जून तक ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से अपडेटेड हो जाएंगे। मेक श्योर करें आपकी जो भी इनकम है वो AIS में रिपोर्ट हो रही हो। आपका किसी ने TDS एंड TCS काटा है तो वो इनमें आ रहा हो। वेदर आपको लगे कि मेरी तो हो सकता है कोई भी डिटेल इनमें ना हो, तब भी इनको अपने पास डाउनलोड कर लेना। मैं हमेशा किसी भी ITR को सिखाने से पहले यही स्टेप बताती हूँ। अब आप अगर मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं, आपको ये स्टेप्स अब पता भी होंगे। इनको देखे बिना अपनी ITR बिल्कुल फाइल मत करना, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी। बस ये जब आप डाउनलोड कर लो दोनों डॉक्यूमेंट, तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करो, यही स्क्रीन आपके सामने आएगी। असेसमेंट ईयर 26-27 आपके लिए रिलेवेंट है। ऑनलाइन मोड पे क्लिक कर लीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बताना है आप किसके लिए ITR भरे, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फॉर्म। तो हम इंडिविजुअल के लिए भर रहे हैं। क्लिक करके प्रोसीड कर दें। यहाँ से अब आपको ITR 2 का फॉर्म सिलेक्ट करना है। यहाँ लिखा होता है ITR 2 किसके लिए? ऐसे इंडिविजुअल, HUF के लिए जिनकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है। यानी मैंने आपको सिंपली बता दिया, जो पर्सन ITR 1 नहीं भर सकते वो सभी ITR 2 भर लेंगे, पर बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में ये ITR रेलिवेंट नहीं होगी। हम क्लिक करेंगे प्रोसीड विद ITR 2 पर। मैसेज आ रहा है ओके कर दे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ITR क्यों फाइल कर रहे हो, तो 4 लाख तक की इनकम जिनकी है उनके लिए नए रिजीम के अकॉर्डिंग ITR भरना मैंडेटरी नहीं है। और अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए पहला रीज़न ही रिलेवेंट रहेगा। अगर आप इनकम अर्न ही नहीं करते पर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस कर दिए हैं तो इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम क्लिक करें कंटिन्यू पे। अब आपको यहाँ पर क्या होता है ना, ये जर्नल, इनकम, डिडक्शन, इसके अंदर ना बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं। अगर आप थोड़ी सी वर्किंग यहीं पे कर लेते हैं ना, तो आपको क्या है, फालतू के शेड्यूल हट जाते हैं सारे। जैसे अगर आपको सैलरी की इनकम डालनी नहीं है तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं। आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालनी नहीं है, सिर्फ आप ये ITR भर रहे हैं कैपिटल गेन के लिए, तो मेक श्योर करें कैपिटल गेन के सारे शेड्यूल अपने पास लेने। आप VDA की इनकम दिखा रहे हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी में आपने पैसा लगाया, तो भी आप इस ITR को भर सकते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से अपने शेड्यूल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ तो हमारे मैंडेटरी होते हैं, तो आपके लिए ITR को भरना आसान हो जाता है। एग्जाम इनकम को भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको जो शेड्यूल दिखाऊंगी वो मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ, ठीक है। ये इनकम के शेड्यूल मैंने निकाले। ऐसे डिडक्शंस मुझे यहाँ नहीं दिखानी है, मैं नया रिजीम सेलेक्ट करूंगी, तो मैं डिडक्शंस पे ज़्यादा वर्किंग नहीं करूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आपको कैपिटल गेन फटाफट सिखा दूँ, ठीक है। कुछ शेड्यूल यहाँ मैंडेटरी होते हैं। बस अब हम करेंगे कंटिन्यू पे, स्किप द क्वेश्चन कर दें, ओके पे क्लिक कर लें। आपके लिए आपके फर्दर इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आगे है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में इस बार एक्शन ले लेना, क्योंकि सेकेंडरी एड्रेस डालने की भी ऑप्शन आ गई है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट में आपको सेकेंडरी एड्रेस डालने की ऑप्शन मिलेगी, इसको डाल लेना वरना एरर आ सकती है। फाइलिंग के स्टेटस पर क्लिक कर लेना। अभी 31 जुलाई तक आप ITR भरेंगे तो आपको 139(1) सेक्शन ही सिलेक्टेड दिखेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड रिजीम में। तो अगर आप देखेंगे ITRs के अंदर अब बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्टेड होता है, और 90% पर्सन अब न्यू रिजीम में ITR भरेंगे, क्योंकि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। तो हम नया रिजीम में ही इसको सीखेंगे। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो येस पे क्लिक कर देना। बस नीचे आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, इसमें थोड़े एक्शन लेने पड़ते हैं। ITR 1 में थोड़े कम एक्शन होते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, रेजिडेंट है या नहीं। अगर आप NRI है तो भी इस ITR को भर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपने लेना है एक्शन। Then do you want to claim the benefit under section 115H applicable in case of resident? Yes या no करें। Then ये जो सिविल कोड है ये गोवा के रेजिडेंट्स के लिए है, yes या no करें। Whether you an FBI, yes या no कर दें, ठीक है। जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है उन सबको no कर देना। रिप्रेजेंटेटिव बस ऐसे ही भर रहा है, yes या no करें। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर भी इस ITR को भर सकते हैं, इसीलिए
उनके पास येस करने की ऑप्शन होगी, उनको फर्दर डिटेल डालनी होगी। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में भी आप इस आईटीआर को भर सकते हो, तो येस या नो करना है, अगर है तो फिर यहाँ पे येस करके फिर इक्विटी शेयर्स की आपको फर्दर ऐड अनदर करके इन्फॉर्मेशन देनी होगी, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी कौन सी है, पैन, ओपनिंग शेयर्स एक्सेट्रा, ये जो सारी डिटेल मांगी आपको देनी पड़े। बैंक डिटेल जरूर एंटर करने, अगर यहाँ पे ऐड है, वैलिडेट है, वेल एंड गुड, रिफंड के लिए को नॉमिनेट कर देना, नहीं है तो ऐड अनदर करके आप डाल सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन अब और पूछा जाने लगा, डू यू हैव अ बैंक अकाउंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट्स क्लेमिंग रिफंड विद नो बैंक अकाउंट इंडिया में सिलेक्ट नो। तो ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखें। बस कंफर्म पे क्लिक कर दें। कर लिया आपने। अब हम शेड्यूल सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी को तो सीखेंगे, पर पहले हम बात करेंगे शेड्यूल कैपिटल गेन की। इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप सेक्शन 234C के क्वार्टरली कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, सेम में बी क्लेम्ड बाय मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इन टेबल नंबर F, वो मैं अभी आपको बता दूँगी। तो कैपिटल गेन को दिखाने के लिए हमारे पास दो टैब हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए ये शेड्यूल रहेगा, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेड्यूल रहेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इन्फॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन, अगर आपको कैपिटल गेन के लिए ले रहे हैं, जैसे सेक्शन 54 की डिडक्शन प्रॉपर्टी के केस में सेट ऑफ वगैरह खुद होगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल, ये जो F नंबर कॉलम है ना, इसमें आपको क्वार्टरली भी अपने कैपिटल गेन्स को कैटेगराइज करके बताना है, और BFLA शेड्यूल से ये इन्फॉर्मेशन आपकी आएंगी। अभी मैं आपके साथ सारी डिस्कशन करूंगी। अब मैं आपको एक बार अपने क्लाइंट का डेटा दिखा देती हूँ। ये उनकी स्टेटमेंट है जीरोधा की, इसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स है। अब तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना हमारे लिए बिल्कुल इजी हो चुका है। सेल कंसिडरेशन में से, आपके सेल प्राइस में से सीधा परचेज प्राइस को और कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करना है। क्या आएगा आपका कैपिटल गेन। शेयर्स को 12 महीने तक होल्ड करा है तो शॉर्ट टर्म होता है, 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और जो हमारे ये ब्रोकर्स हैं अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर आपको ये डेटा प्रोवाइड करते हैं। पिछले साल हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई थी, 23 जुलाई से पहले की हमने अलग वर्किंग करी थी, 23 जुलाई के बाद की अलग वर्किंग करी थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर नहीं रहा है। तो क्लाइंट का ये डेटा है, इसमें इनके शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, कंसोलिडेटेड हमें डालना है। 1 जनवरी 2018 के बाद के जो भी आपके शेयर्स परचेज हैं उनके लिए तो कंसोलिडेटेड डाटा जाना है। तो बाय वैल्यू का टोटल कर लिया, सेल वैल्यू का टोटल कर लिया, बस हमें यही चाहिए था, बाय वैल्यू और सेल वैल्यू। यही हम डालेंगे, फटाफट हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डल जाएगा। ऐसे लॉन्ग टर्म के केस में बाय वैल्यू और सेल वैल्यू डालेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आईटीआर में आ जाएगा। मैं एक बार आपको ये दिखा देती हूँ, फिर मैं प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन की डिस्कशन करूंगी, क्योंकि उसके केस में एक सिनेरियो हमारा डिफरेंट है। साथ ही जो आपको यहाँ एक्सपेंसेस है ना, इनका भी बेनिफिट मिल जाएगा। बस सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को आप रिमूव कर देना, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इस अमाउंट को जीरो करके देख लेना कि कितना आपके लिए यहाँ पे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। इस केस में 304 रुपीज़ के ये एक्सपेंसेस हैं, और अदर एक्सपेंस भी आपको मिल जाएंगे। पर अदर एक्सपेंस में देख लेना AMC चार्जेस अगर दिए हुए हैं, जिसकी डिटेल होती है आपके पास, इनको हटा के बैलेंस आप क्लेम कर लेना। पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डालना सीखते हैं। बाय वैल्यू हमें दी है, सेल वैल्यू दी है। अब हम आते हैं अपने ITR फॉर्म की तरफ। यहाँ पे शेड्यूल है कैपिटल गेन का, यह मैसेज आ रहा है, इस पर ओके कर दें। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो बाइफर्केशंस हैं, इन्हीं में अकॉर्डिंगली आपको अपनी एंट्रीज को एंटर करना है। अगर आपने सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इस पर क्लिक किया आपने, पहली ऑप्शन आपको दिख रहा है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, ये भी मैं आपको डालना बताऊंगी। पर अगर आपने इक्विटी शेयर सेल किए जिन पे STT पेड था, तो आपको सेकंड ऑप्शन के अंदर इसको डालना है। क्लिक करेंगे, ऐड अनदर की ऑप्शन आएगी, सेक्शन सिलेक्ट करना है, एक ही आएगा ड्रॉप डाउन से, इसको सिलेक्ट करें। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी आपका सेल प्राइस यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच इज़ 826052, 826052 हमें अपने कैपिटल गेन स्टेटमेंट से मिलेगा, या आपके जो भी ब्रोकर्स हैं उनसे स्टेटमेंट निकाल लेना आप। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको डालनी है, विच इज़ 741725, और अगर कोई आपके एक्सपेंसेस हैं तो आप एंटर कर लीजिएगा। ये आ गया आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का भी आप यहीं पे डालेंगे, या फिर आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं जिन पे आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हुआ है, उसको डाल के यहाँ पे सेव कर दें। क्लियर है। शेयर मार्केट की आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डालना आ गया। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, आप ये जो एंट्री आपने डाली है, एडिट करना चाहें तो एडिट भी आप कर सकते हैं। ऐड अनदर करना चाहें, और भी एंट्रीज आपको डालनी है तो डाल सकते हैं। कंसोलिडेट फिगर जाती है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब अगर आपने कोई और एसेट सेल करी है, लैंड एंड बिल्डिंग की ऑप्शन अलग है ये वाली, शेयर्स की इक्विटी वाले अलग है, और म्यूचुअल फंड में यहीं डालेंगे। इसके अलावा कोई और आपने एक्वायर की हुई थी चीज़ें, तो उसके लिए अदर एसेट्स की ऑप्शन है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कम ऐसे शेयर्स जो है ऐसी कंपनी से विच आर अदर देन कॉटेड शेयर्स, तो आपको यहाँ पे डालने, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नीचे डालने की ऑप्शन आएगी, एक्सपेंडिचर्स ये डाल देना। और इनके अलावा भी कोई और एसेट है
ठीक है, इन अनकोटेड शेयर्स के अलावा कोई और एसेट सेल करिए आपने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो यहाँ पे एंटर कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बहुत सारे पर्सन कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उनको कहाँ दिखाएं, अनकोटेड शेयर्स है उनको कहाँ दिखाएं, तो उसके लिए ऑप्शन अलग है। अब बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग आपने बेची है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इसके लिए 24 मंथ्स की हमारी कंडीशन होती है। 24 मंथ्स तक होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म होता है, उससे ज़्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म होता है। आपको यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन देना होता है, यानी कब आपने प्रॉपर्टी को बाय किया था। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 25 को बाय किया और बस ज़्यादा दिन होल्ड नहीं किया और नवंबर में उसको सेल कर दिया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको अपने पास वर्किंग बना लेनी है, कितने में आपने सेल करी है प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपने ये प्रॉपर्टी 30 लाख में सेल करी है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़रूर डालनी होती है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिए इसको। आप अगर सेम है तो सेम डाल दीजिए, पर ये डालना है, उसके अकॉर्डिंग नीचे अपने आप आ जाता है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करी जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताइए। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी ये बाय करी थी 10 लाख में, कोई आपके एक्सपेंडिचर्स हैं इसके कनेक्शन में, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ आपने प्रॉपर्टी पर स्पेंड भी किए थे, तो 11 लाख का आपका खर्चा हो गया, 30 लाख में इसको आपने बेचा। आपका कैपिटल गेन कितना हुआ? 19 लाख। सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब आप कैपिटल गेन के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में सिंपल कैलकुलेशन है, सेल प्राइस में से परचेज प्राइस और उसके एक्सपेंसेस माइनस करो, आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। तो अगर आपको प्रॉपर्टी के केस में कोई डिडक्शन लेनी है सेक्शन 1554 बी की, तो आप डाल सकते हैं, पर केयरफुल रहना, अगर आप एलिजिबल हैं तभी इन डिडक्शंस को आपने क्लेम करना है। ये आ गया आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी के केस में आपको बायर की डिटेल्स भी ज़रूर एंटर करनी है। नेम डालना मैंडेटरी, जिन पर स्टार है वो मैंडेटरी फील्ड है, और सभी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी फील्ड्स में एंटर कर दें ज़रूर, कुछ ना कुछ फिगर में डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ प्रॉपर्टी दिखा दिया, शेयर्स का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको सिखा दिया डालना, अदर एसेट कोई सेल करिए उसको डालना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाय बैक के केस में फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक हमारे लॉ के प्रोविजंस अलग थे, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कोई कैपिटल लॉस दिखाना है बाय बैक ऑफ शेयर्स पर, उसकी ऑप्शन है यहाँ पर, आप उसको दिखा सकते हैं। नीचे फर्दर हमारे पास ऑप्शन आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डालने की। इसके लिए भी हमारे पास फर्दर ब्रेकअप है। सबसे पहला आपको लैंड एंड बिल्डिंग की ही ऑप्शन दिखती है, ये मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले हम जो हमारे शेयर मार्केट इक्विटी शेयर्स जो हमने बेचे हैं जिन पर एसटीटी पेड है उसको डालना सीखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में है ये। चलिए अब शेयर्स का हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डालना सीख रहे हैं। एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पे एक शेड्यूल डालने की ऑप्शन दिख रही है, हाइपर लिंक है, इस पर क्लिक कर लें, क्योंकि जो आपने शेयर सेल करें जिन पे एसटीटी पेड इक्विटी शेयर्स, उनके लिए शेड्यूल 112A भरना मैंडेटरी है। दिस इज रिलेटेड फॉर कंपनी, आपके पास इक्विटी शेयर्स है ना, कंपनी और यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या फिर यूनिट है बिजनेस ट्रस्ट के जिन पर एसटीटी पेड है, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऐड अनदर पे क्लिक कर दें। अगर आपने शेयर्स को एक्वायर किया था 31 जनवरी 2018 से पहले, तो फिर तो आपको यहाँ पर डिटेल्ड स्क्रिप्ट वाइज डेटा डालना होता है। हमारे शेयर्स एक्वायर हुए थे आफ्टर 31 जनवरी 2018, तो कंसोलिडेटेड सारा डेटा हमें डालना है, विच इज़ गिवन इन आर शीट। सेल वैल्यू चाहिए हमें, बाय वैल्यू चाहिए, बस यही एंटर करना है। कोई एक्सपेंसेस ले रहे हो तो वो डाल सकते हो। सेल वैल्यू है 174,389, तो यहाँ पर डाल दें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पे दिख रहा है 109519, 109519। एक्सपेंडिचर्स कोई डालना चाहते हैं इससे रिलेटेड जो मैंने आपके बताए थे, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, तो आप डाल सकते हैं। आपका कैपिटल गेन आ गया, सेव करते हैं। क्लियर हो गया शेयर्स का कैसे आपको डालना है। और भी शेयर्स ऐड करने ऐड कर सकते हो। CSV फाइल यूज़ करनी है, जैसे 31 जनवरी 2018 से पहले के अगर आपके शेयर एक्वायर्ड है, उनके केस में डाटा ज़्यादा है तो इनको यूज़ कर सकते हो। टैम्पलेट्स को कन्फर्म पे क्लिक कर दो, आपका यहाँ पे सेव कर दो। शेयर मार्केट का आपने जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डाल दिया। अब अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया है, ठीक है, इसके प्रोविजन समझ लीजिए। पहले हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में इंडेक्सेशन अवेलेबल था, ठीक है, तो उसके केस में रेट कितना था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर? टैक्स का रेट 20% था। अब इंडेक्सेशन को हटा दिया है, सारी एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका लगता है विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। और अगर आपने शेयर्स को सेल करा है तो 1,25,000 की एग्जाम्पशन भी मिलती है। अब यहाँ पर आपसे पहले डेट ऑफ एक्विजिशन पूछा जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी को 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा हुआ, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं 23 जुलाई से पहले की एक्विजिशन लेती हूँ, या पहले एक बार 23 जुलाई के बाद की एक्विजिशन लेती हूँ 1 अगस्त, और इसकी सेल की डेट डाल देती हूँ। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डाल देती हूँ, मान लीजिए वो था 30 लाख, ये भी डाल देती हूँ। तो आपने ये डेटा अपने पास तैयार रखना है। डेटा को तैयार करके यहाँ पर परचेज वैल्यू डाल दीजिए, मान लीजिए इस केस में थी 12 लाख। तो देखिए यहाँ पर मेरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली ही नहीं गई। क्यों नहीं निकाली? क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी ऐसे रेजिडेंट्स के लिए फॉर कंप्यूटेशनल पर्पस अंडर दिस प्रोविजो
इफ दिस इज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2024। अदरवाइज आपका सिंपल सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस करके कोई एक्सपेंडिचर अगर आप क्लेम कर रहे हो उनको माइनस करके बैलेंस आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। अब मैं इसकी एक्विजिशन की वैल्यू 23 जुलाई से पहले की कर देती हूँ, 1 जुलाई 2024। तो आप देखिए इसने यहाँ पे मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी निकाला है। ये कैसे निकलता है, ये आपका जो परचेज प्राइस है इसको आप डिवाइड करते हो उस ईयर के इंडेक्सेशन से जिसमें आपने इसको बाय करा था, और मल्टीप्लाई करते हैं जिस ईयर में इसको आपने सेल करा है उसके इंडेक्सेशन से। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे इंडेक्स की कैलकुलेशन अपने आप हो जाती है। बस आपका यहाँ पे फिर जो है कंपैरिजन निकलता है कि अगर आप ऑप्ट करेंगे ऑप्शन विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% टैक्स की, तो आपका जो टैक्स है वो 2,10,000 बन रहा है। अगर आप इंडेक्सेशन के साथ जाएंगे 20% टैक्स में, तो इवन आपको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ तो मुझे फ़ायदा किस में हो रहा है, जो आप करंट प्रोविजन एप्लीकेबल है, अगर आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है तो फिर आपको ये दे दिया जाता और यहाँ पे बता दिया जाता कि आपका यहाँ पे एक्सेस अमाउंट जो इग्नोर किया जा रहा है वो कितना है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसकी एक्विजिशन थोड़ा और पहले की डाल देती हूँ, तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने आप निकालेगा। देन इसने मुझे बता दिया कि अब आपको नए जो ऑप्शन आई है उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इंडेक्स वाली ऑप्शन में फ़ायदा हो रहा है। आपका ये अमाउंट टैक्स के लिए इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी आपको जो टैक्स देना है इस वैल्यू पर कैपिटल गेन की वो इतना बनेगा, पर आपका कैपिटल गेन जो इनकम में ऐड होगा ना वो उतना ही होगा जो हमने अभी निकाला, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। ठीक है, वो उतना ही ऐड होगा जितना हमारा नॉर्मली निकला है। बस कैपिटल गेन टैक्सेशन के लिए आपका टैक्स हमने कम कर दिया। क्लियर हो गया। ऐसे आपको प्रॉपर्टी का डालना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड अनदर करके बायर की डिटेल यहाँ पे जरूर डालनी है। लॉन्ग टर्म के केस में मैंने लैंड एंड बिल्डिंग भी डाल दी है, शेयर्स भी डालें, इक्विटी शेयर्स। अदर एसेट्स के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो लिस्टेड शेयर्स या जीरो कूपन बॉन्ड डालने की ऑप्शन आपके पास पॉइंट नंबर 2 के अंदर है, आप इसको ऐड अनदर करके डाल देना। या कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपने सेल करी है, जैसे कि एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स। तो कोई आप अगर डिडक्शन लेना चाहें सेक्शन 54 की, अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दी है, यहाँ से आप ले सकते हैं। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर एफ। ये आपको भरना होता है क्वार्टर वाइज। ये आपको मिलेगा कहाँ से, BFLA शेड्यूल का आप स्क्रीनशॉट लोगे, उसमें जो ये नंबरिंग है उसको चेक करके उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा को क्वार्टर वाइज एंटर करोगे। डालना मैंडेटरी है, बस सभी चीज़ें डाल के कंफर्म कर दें। कंफर्म कर दिया आपने, कैपिटल गेन डालना आपने सीख लिया। अब बात करेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाया हुआ है तो उसका सिंपल आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंसीडरेशन रिसीव्ड और कैपिटल गेन यहाँ पर यानी प्रॉफिट कंसीडर होगा। आपको लॉस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई एक्सपेंसेस आप क्लेम नहीं कर सकते, बस डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ ट्रांसफ़र आपको डालनी है। ये रिपोर्ट आपको खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए इसी तरह से रिपोर्ट की ऑप्शन है। ठीक है, तो जो भी आपकी रिपोर्ट निकले उसके बेसिस पर अपनी ये इन्फॉर्मेशन तैयार कर लेना। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफ़र, हेड अपने आप आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंसीडरेशन और गेन यहाँ पर आ जाएगा, डालकर सेव कर देना। अब हम सीखेंगे शेड्यूल सैलरी। तो अगर आपकी सैलरी इनकम भी है, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे, सैलरी भी अर्न करते हैं, आपकी पहले ग्रोस सैलरी डलेगी, फिर अलाउंसेस जो आपको एग्जाम्प्ट हो रहे हैं सेक्शन 10 के वो डालने की ऑप्शन मिलेगी। देन इसकी डिडक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब यहाँ पे ना सैलरी के देखिए ब्रेकअप दिए हैं, इसलिए दिए हैं क्योंकि ITR 2 और 3 के अंदर आपको डिटेल्ड सैलरी डालनी होती है, अपनी एम्प्लॉयर की भी पूरी डिटेल डालनी होती है। सैलरी के आपके पास ब्रेकअप है सेक्शन 17(1) के, परक्विजिट है 17(2) की एंड 17(3) की। ITR 1 को उठाएंगे, 4 को उठाएंगे तो बस इनके आगे अमाउंट डालने की ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे नहीं आ रही, क्योंकि इसके लिए ऐड अनदर करके आपको ब्रेकअप देना है। जैसे सैलरी का बेसिक सैलरी, DA, कन्वेंस अलाउंस, HRA, LTA, जो भी आपकी सैलरी का ब्रेकअप है आप अपनी सैलरी स्लिप से भी देख सकते हैं या फिर आप अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकते हैं, वो आपको ये ब्रेकअप प्रोवाइड करेंगे। सिलेक्ट करके और अमाउंट एंटर करना है। मान लीजिए मैं बेसिक सैलरी एंटर कर रही हूँ 6 लाख की। ठीक है, ऐसे आपको डालना है। ऐसे ही परक्विजिट्स की वैल्यू ऐड अनदर करके पूरी लिस्ट है, अगर आपको ये परक्विजिट्स मिले हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो इनकी वैल्यू आपने यहाँ पे एंटर करनी है। देन आपकी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी सेक्शन 17(3) की, इसके लिए भी ये आपके 4 ब्रेकअप हैं, इनमें से जो भी आपके लिए रिलेवेंट है आप उसको ऐड यहाँ पे ज़रूर कर दें। ब्रेकअप आपका जाएगा यहाँ सैलरी का, जैसे ही सैलरी डाल देंगे सेव कर दें, डाल के सेव कर लें। ठीक है, आपके कोई अलाउंसेज आपको लेने हैं, वैसे हमारा जो न्यू रिजीम है इसमें ज़्यादा अलाउंसेज आपको अलाउ नहीं होते, जो अलाउंसेस न्यू रिजीम में मिलते हैं वो आपको लिस्ट में दिखेंगे नहीं, जैसे कि HRA। ओल्ड रिजीम लेना पड़ेगा, अगर आपको HRA की एग्जाम्पशन चाहिए तो ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करना। जो अलाउंस अलाउड हो सकते हैं उनको सिलेक्ट करके अमाउंट डाल सकते हैं। अवेलेबल नहीं है अलाउंसेस, आपके केस में 0 आ रहे हैं तो कोई अलाउंस आपने क्लेम नहीं करना है। देन आपके पास डिडक्शंस आ गई हैं
स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे खुद कैलकुलेट होगी। नए रिजीम में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ओल्ड रिजीम में 50,000 की है। एंटरटेनमेंट अलाउंस जिसके लिए एलिजिबल है उसी को दिखेगा, और नए रिजीम में प्रोफेशनल टैक्स की कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाती है। ओल्ड रिजीम में ये सब डिडक्शन एग्जाम्पशन अवेलेबल होती है। डाल के कन्फर्म कर दें। मैं यहाँ पे कोई सैलरी नहीं डाल रही हूँ, आपने डालनी है तो डाल देना। हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टीज़ भी हैं आपके पास, ऐड अनदर करें, प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस देना है, बताना है हाउस प्रॉपर्टी किस टाइप की है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब आप खुद रहते हो, आपने खुद उस घर को यूज़ किया हुआ है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करोगे, नए रिजीम में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। लेट आउट पे क्लिक करोगे तो नए रिजीम में आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिल जाती है। जैसे मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख दिखाती हूँ, मतलब मुझे जो रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टी से 5 लाख का मिल रहा है। अब मैं दिखाती हूँ कि इस प्रॉपर्टी पे मैंने लोन भी लिया, ऐड अनदर करके लोन की डिटेल डाल देती हूँ। आपको भी डालनी है, या अपने पास सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल कराना है, लोन अकाउंट नंबर डालना है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, जो भी आपका लोन का टोटल अमाउंट ऑफ लोन, मान लीजिए मैंने 50 लाख का लोन लिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग लोन भी बताना है कितना है अभी तक, जो आपकी वैल्यूज है वो डालना, मैं रैंडमली डालूँ। इंटरेस्ट मान लीजिए मेरा है 3,50,000। तो आप देख सकते हैं इस केस में इंटरेस्ट मैंने कितना डाला, 3,50,000। अभी तक हम ये सुनते थे कि 2 लाख तक के इंटरेस्ट की हमें डिडक्शन मिलती है, पर नए रिजिम में लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आप कितनी भी डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की ले सकते हैं, जितना आपको रेंट मिला है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे नहीं मिलता है। तो आप देखिए यहाँ मैंने इसको एक बार प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी पड़ेगी, मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे देखिए अब मैंने इसको डाल दिया। 5 लाख का मुझे रेंट रिसीव हुआ, 1,50,000 की मुझे यहाँ की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई 30%, यानी मेरी नेट इनकम कितनी बची, 3,50,000। 3,50,000 का ही मैंने लोन ले पे इंटरेस्ट पे किया है, सारे की डिडक्शन मिल गई, मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी पैसा टैक्सेबल हुआ ही नहीं। तो नए रिजीम में प्रॉपर्टी को लेट आउट करके, अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की है, उस पर लोन ले रखा है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। अगर कोई एरर होगी तो पहले आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे टेनेंट की डिटेल देना भी मैंडेटरी है, ठीक है। जो भी आपके टेनेंट है उसका जो मैंडेटरी फील्ड है वो ज़रूर डाल देना और सेव कर देना। इस तरह से आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कन्फर्म पे क्लिक कर। अब देखिए हमने धीरे धीरे कितने शेड्यूल्स पे बात कर ली। अब हम बात करते हैं अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में ITR 2 एंड 3 के अंदर आप अपनी स्पेशल रेट की इनकम्स, जैसे कि स्पेशल रेट्स की इनकम जैसे कि लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स, इनसे इनकम हुई है उसको दिखाने की ऑप्शन है। TDS कटा है उसको शो करने की ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही डिडक्शंस 57 के आप ले सकते हो। किसी भी तरह की अदर इनकम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो आप, जैसे डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक से, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट मिला है, इनकम टैक्स रिफंड मिला है आपको, उसका इंटरेस्ट है, कोई और अदर इनकम आप रिपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है। फैमिली पेंशन की इनकम, ऐड अनदर करके कोई और ब्रेकअप आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी अदर इनकम दिखा सकते हैं। कुछ फिगर्स ऑटोफिल भी आते हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, गलत हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी अदर सोर्स की इनकम दिखाने के ऑप्शन मिलते हैं। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस होर्स अगर आप करते हैं वो भी दिखाने के ऑप्शन है। अक्रूवल जो है आपको अदर सोर्सेज की भी इनकम का अलग अलग दिखाना पड़ता है। डिविडेंड जैसे मैंने डाला खुद ही यहाँ पे वैल्यूज आ जाती हैं, ये खुद पहले क्वार्टर में आई है। अगर आपका ब्रेकअप अलग है तो आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। कन्फर्म पे क्लिक कर देना। इस तरह से आपका अदर सोर्सेज का शेड्यूल हो गया है फिल, ठीक है। अब हमारे पास शेड्यूल है नीचे, डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, ये खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा, इसको कंफर्म कर देना। डू यू वांट टू एडिट द डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल, अब एडिट भी कर सकते हो येस या नो करके, वैसे ये ऑटो पॉपुलेटेड करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा जो शेड्यूल है BFLA, अब इससे हमें फिगर्स, जो ये फिगर्स दिख रही है ना, ये हमें शेड्यूल नंबर F में डालना है। तो इसका एक मैं क्या काम करती हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। अब हमें जाना है, एक बार बैक करते हैं, फिर से कैपिटल गेन के शेड्यूल्स पे आते हैं, मैसेज आ रहा है ओके कर देते हैं, F नंबर कॉलम पे आते हैं। यहाँ पे अब हमें इस डेटा को डालना है। ये पॉइंट नंबर 3 आपको दिख रहा है ना, ये 84327 की फिगर मुझे यहाँ डालनी है। पॉइंट नंबर 3 ये रहा, 84327। फिर पॉइंट नंबर 5 के अंदर फिगर है 19 लाख की, तो 35 मुझे यहाँ डालना है। बस पॉइंट नंबर से समझेंगे, फटाफट डाल देंगे, या वो खुद डालनी पड़ेंगी। और क्वार्टर वाइज डालनी है, अगर डिटेल नहीं है तो पहले क्वार्टर में डाल दो, अगर डिटेल्स है तो ब्रेकअप डालो क्वार्टर वाइज, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला है 7 नंबर में, ये मेरा 7 नंबर ये रहा, ये प्रॉपर्टी का और शेयर मार्केट का दोनों कंसोलिडेटेड है, 1744870, ठीक है। इसको डाल के और कंफर्म कर दे। अगर नहीं डालेंगे तो एरर आएगी बाद में। क्लियर हो गया। तो ये BFLA शेड्यूल ऑटोमेटिक फिल होता है, इससे हमें अपना F नंबर शेड्यूल कैपिटल गेन का भरना है।
देन है हमारा डिटेल ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द फ्यूचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। अगर आप पुराने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ईयर्स आपको स्पेसिफाई किए हैं, तो ये आपने खुद एंटर करनी है डिटेल, ठीक है। ये ऑटोमेटिक फिल नहीं होगी। पुराने लॉसेस क्लेम कर रहे हो तो पुराने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो तो इसको ज़रूर डाल देना, वरना आपका वो क्लेम खत्म हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। कन्फर्म पे क्लिक कर लेना। डालने के बाद फिर शेड्यूल इनकम चार्जेबल टू स्पेशल रेट, ये अपने आप आ गया कि स्पेशल रेट की इनकम्स कौन सी है, उन पे टैक्स कितना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने डाला था 20% का टैक्स है, दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डाला था शेयर मार्केट का और प्रॉपर्टी का, उस पर कितना हमारा टैक्स बना वो आ रहा है। सेल शेयर्स का अलग आ रहा है, प्रॉपर्टी का अलग। इसमें कैलकुलेशन खुद होती है, बस आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। फिर आपकी डिडक्शंस, नए रिजिम में बहुत ही कम डिडक्शंस अलाउ होती हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ही डालें नए रिजिम में, वरना आपको एडिट की ऑप्शन ही नहीं दिखेगी, क्योंकि ये डिडक्शन नए रिजिम में अलाउड ही नहीं है। अगर ओल्ड रिजिम में लेनी है तो एडिट करके आप इनको डाल सकते हो, ठीक है। मैं कोई भी डिडक्शन यहाँ पे क्लेम नहीं कर रही हूँ। देन हम बात करेंगे एग्जाम्ड इनकम की। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम्ड इनकम मिली है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, वो आप यहाँ पे ज़रूर एंटर करना। ग्रोस एग्रीकल्चर रिसीट्स एक्सपेंडिचर, 5,000 से ज़्यादा की इनकम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। कोई इंटरेस्ट इनकम मिली है अदर नेचर की, वो भी आप एग्जाम्ड इनकम डाल सकते हो। जैसे मुझसे पर्सन पूछते रहते हैं पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जाम्ड है, वो कहाँ पे डालें। एग्जाम्ड इनकम के अंदर सबसे पहले ऑप्शन अलग से दी हुई है एग्रीकल्चर इनकम। अदर एग्जाम्ड इनकम अगर आपको दिखानी है तो ये पूरी लिस्ट होती है। कैटेगरी के बाद फिर फर्दर सब कैटेगरी, जैसे आपकी कोई LIC मैच्योर हो गई तो सब कैटेगरी में सिलेक्ट करके और अमाउंट डाल के सेव कर देना। तो इस तरह से आपकी जो पूरी एग्जाम्ड इनकम की लिस्ट है इसको ज़रूर दिखाना, वरना फ्यूचर में अगर ज़्यादा आपके अकाउंट में पैसा आया हुआ है और आपने एग्जाम्ड इनकम दिखाई नहीं है, नोटिस आने का रिस्क रहता है, ठीक है। एग्जाम्ड इनकम रिपोर्ट करना आपको आ गया। देन आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेबल इन केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़। फिर आपके टैक्सेस पेड की शीट, इसमें जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है सैलरी से, अदर देन सैलरी TCS ऑटोमेटिक फिल होते हैं। अगर नहीं है तो ऐड अनदर करके आप डाल सकते हो। आपने खुद कोई टैक्स भरा था, चाहे एडवांस टैक्स था या सेल्फ असेसमेंट टैक्स था, ये आपको खुद डालना पड़ेगा। ऐड अनदर करके चालान की सारी डिटेल्स डाल के ज़रूर एंटर कर देना। आइटर के टाइम पे भी पता चला टैक्स बन गया है तो पे करके यहाँ ज़रूर डालना, ठीक है। देन आपका पार्ट B, अब आप इस पर क्लिक करेंगे, सारी कंप्यूटेशन आ गई आपकी इनकम की, आपका कितना टैक्स बना, ठीक है। रिफंड कोई आ रहा है, पेबल बन रहा है, जैसे इस केस में पेबल दिखा दिया है तो फिर पे नाउ की ऑप्शन आ गई है। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो 2-3 बार चेक कर लेना। क्या आप एसेट्स को होल्ड करते हैं आउटसाइड इंडिया, अगर येस है तो फिर उसकी डिटेल आपको शेड्यूल FA में डालनी पड़ेगी, नहीं तो नो रहने देना। और आगे फर्दर आपको प्रोसीड करने की ऑप्शन आएगी, प्रोसीड करके वैलिडेशन कर लीजिएगा। वैलिडेशन में कोई एरर है उसको करेक्ट करिएगा और बस आप अपनी ITR को वेरीफाई करके फाइनल सबमिट कर देना। ये थी पूरी प्रोसेस ITR 2 को फाइल करनी। GST, इनकम टैक्स, टेली, अकाउंटिंग, इस तरह के कोर्सेज हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पर अवेलेबल हैं। आप CAGurujiClasses.com को विजिट करें। ये सभी प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया है, एक बार ज़रूर विजिट करें CAGurujiClasses.com।